जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल मनीष मेहता क्रेजी जोन में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत के संविधान और उसके उद्देशिका। भारतीय नागरिक होने के वास्ते या भारतीय नागरिक होने के लिए हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें देश की संविधान, हमारे भारतीय संविधान को हमें जानना चाहिए। हमारे ये मूल कर्तव्य का एक पार्ट होना चाहिए कि हमें एक प्रतिष्ठित नागरिक और देश की नागरिक होने के साथ साथ देश की कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए हमें संविधान के बारे में विस्तृत जानकारियां होनी चाहिए। तो चलिए हम इसके बारे में एक थोड़ी सी हमने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है, जो भारतीय संविधान के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी जाए। और मैं समझता हूँ कि आज के समय में ये स्टूडेंट से लेकर एक जिम्मेदार नागरिक, एक गृहस्थ नागरिक या जो भी हो, नेता भी हो, उनको भी ये जानकारी होना चाहिए। ऐसे आज को पता ही है आज के नेता कैसे हैं। वो जाति धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और वो उनकी राजनीति इसी में रहती है। और अभी हमने रिसेंटली एक 26 जनवरी की बात है, एक नेता लोकल लेवल के थे, उन्होंने, बड़ी शर्म की बात है कि वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का फर्क नहीं बता पाया। ये बहुत दुख की बात है। तो इसी को लेकर मैंने कोशिश किया कि भारतीय संविधान के बारे में कुछ जानकारी दी जाए, और हो सके तो नेता लोग थोड़ा इस वीडियो को देख लीजिए और उसके हिसाब से हमारे राष्ट्र के लिए और इस राष्ट्र और भारतीय संविधान को आप इस तरह से समझिए कि आप अपने जीवन में उतारिए और देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए आप कुछ करने के लिए जज्बा रखिए। तो चलिए हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान में उद्देशिका लिखा हुआ है, जो हमें सबको कंठस्थ रूप से याद होना चाहिए। जी हाँ, कंठस्थ रूप से याद होना चाहिए। और ऐसे बचपन में सबको पढ़ाया जाता है, हमें भी पढ़ाया गया था, और शायद हमने याद भी किया था और मैं भूल भी गया था, लेकिन बाद में हमने कोशिश किया कि इसको हम याद करें, और याद हो गया। और आप भी चाहेंगे तो याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो उसके बाद एक आप निश्चित तौर से, जैसे आप हनुमान चालीसा को कैसे याद रखते हैं, और हनुमान चालीसा को हर बात में आप हनुमान चालीसा के पंक्ति बीच में बोल देते हैं, सेम तरीका से आप भारतीय संविधान को, आप भारत के नागरिक हैं तो भारतीय संविधान को आप अपने दिल के अंदर, अपने मस्तिष्क में हमेशा सजाए रहिए, और उसको मनन करते रहिए, और उसके हिसाब से आपकी लाइफ स्टाइल में ऑटोमेटिक चेंज आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चलिए इसके बारे में व्याख्या करते हैं। ऐसे तो ये संविधान सभा जो बनी थी, तो 26 नवंबर 1949 को इसको बनकर तैयार किया गया है। हमें मालूम होना चाहिए कि ये भारतीय संविधान जो बनी उसमें 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गए, और इसके अध्यक्ष थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें हम व्याख्या करेंगे कि होता क्या क्या है इसमें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मीन्स हम अपने आप में संपन्न, प्रभुत्व संपन्न मीन्स जो हमारा देश है वो किसी के प्रति अधीन नहीं है। हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए
जो भी डिसीजन लेंगे हम अपने आप में सर्वशक्तिमान हैं। हमें किसी की अधीनता नहीं है, ना हमें किसी के ऊपर किसी का दबाव है, किसी राष्ट्र का, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम प्रभुत्व संपन्न हमारी राष्ट्र है। समाजवादी, हम समाजवादी, समाज के लिए है। समाज के हर तबका, समाज के हर प्राणी, समाज के हर लेवल, जाति, धर्म, नस्ल, सबके लिए सामाजिक व्यवस्था हो, तो इसलिए समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, ध्यान रखिएगा, ये पंथ निरपेक्ष 42वें संशोधन 1976 को, पहले ये धर्म निरपेक्ष था। क्या था? धर्म निरपेक्ष। पहले ये धर्म निरपेक्ष था, उसको 42वें संशोधन 1976 में इसको बदला गया। 1976 में इंदिरा गांधी जी थी, तो उनके समय में ये 42वें संशोधन याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछता भी है। 42वें संशोधन 1976 में इसको पंथ निरपेक्ष किया गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि पहले धर्म निरपेक्ष था। धर्म निरपेक्ष का मतलब था कि हमें किसी धर्म से कोई लगाव नहीं है, यानी हम किसी धर्म के विरोध, यानी किसी धर्म से हमें कोई लगाव नहीं है, मतलब हम धर्म के विरोध है हम, तो इसको बदलाव करके पंथ निरपेक्ष किया गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि सभी धर्म आपस में समान है, सब एक बराबर है, और हमें किसी धर्म से कोई बैर नहीं है। तो दोनों में फर्क है। उसमें धर्म विरोधी था धर्म निरपेक्ष में, और पंथ निरपेक्ष में क्या है कि सब धर्म बराबर है, कोई उसमें ये नहीं है, लेकिन भारत जो है किसी धर्म से कोई भेदभाव नहीं रखता है। चलिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब बताइए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हमारी राष्ट्र लोकतंत्रात्मक भी है और गणराज्य भी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम जानते हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक मतलब लोकतंत्रात्मक और गणराज्य में फर्क क्या होता है। जी हाँ, लोकतंत्रात्मक मतलब लोक का तंत्र, लोगों का, जनता के लिए बनाई गई संविधान, जनता के लिए बनाई गई जो हमने अरस्तु ने बताया था कि नागरिक क्या होता है। लोकतंत्रात्मक मतलब राष्ट्र के जो शासन होते हैं, राष्ट्र के शासन अध्यक्ष का चुनाव, जैसे प्रधानमंत्री जो शासन चलाते हैं उनकी चुनाव की जाती है। ऐसा कहीं नहीं है कि हमारे राष्ट्र में किसी वांशिकता को लेकर या किसी एक परिवार से हमारे राष्ट्र के शासन के अध्यक्ष हो, तो ऐसा नहीं है। उनकी चुनाव की जाती है, हर एक 5 साल में चुनाव की जाती है। आज मोदी जी है, कल कोई और होगा। पहले मोदी जी से पहले कौन थे? तो मनमोहन सिंह जी थे। तो इसी तरह प्रधानमंत्री का हर एक 5 साल में चुनाव की जाती है और हम वोट देते हैं और उनको चुन के लाते हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं हम लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। अब आते हैं गणराज्य। गणराज्य मतलब ये होता है कि राष्ट्र के जो प्रमुख है उसका भी चुनाव होता है, किसी देश के प्रमुख का चुनाव। अब उदाहरण के लिए चलिए हम इंग्लैंड को लेते हैं, तो इंग्लैंड में क्या है, ये लोकतंत्रात्मक राजतंत्र, नॉट गणराज्य। वहां पर क्या है कि वहां के राजा होते थे और राजा किसी एक खास परिवार से आते हैं और उनकी जो पीढ़ी है, उनकी आने वाली पीढ़ी भी राजा ही बनेंगे। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत देश में भी जो भारत के जो प्रमुख आदमी हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं और उन राष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाता है। जैसे आज हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। हो सकता है कि अगली बार 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, फिर अगली बार कोई और आएंगे। तो हमने लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, हमारे देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समाज में हर लेवल की उनकी सामाजिक व्यवस्था की जाए, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये ऐसे भी कहा गया है कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 38, जी हाँ आर्टिकल 38 में बताया गया है कि हमारे राष्ट्र की व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आर्थिक व्यवस्था से उनको न्याय मिलना चाहिए, राजनीतिक भी न्याय होना चाहिए और सामाजिक भी न्याय मिलेगा उनको। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आप अपने विचार रख सकते हैं, यह हमारे मूल अधिकार में भी बोला गया आर्टिकल 19
आर्टिकल 19 में अपने अभिव्यक्ति रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आपका धर्म भी है, धर्म भी हमारा आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 धर्म है, उस धर्म के लिए भी आपकी स्वतंत्रता है इसमें। तो उपासना और स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए आपका, हमें प्रतिष्ठा, हर एक नागरिक को उसका हक है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा होनी चाहिए। हम ऐसे नहीं है कि किसी भी आदमी को चलते चलते उसकी प्रतिष्ठा पर हम क्वेश्चन मार्क लगा दें, या किसी स्तर का है। अक्सर ये देखा जाता है कि गरीब लोगों को, बेचारे रिक्शा वाले, ठेला वाले, टांगा वाले, ऑटो वाले को हम कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे देश का नागरिक है और उनका भी कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास में अहम योगदान है, और हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और उनकी भी एक प्रतिष्ठा है और उनकी गरिमा, प्रतिष्ठा और गरिमा। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में क्या, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उनके पास भी लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, उनके भी अधिकार है, जीवन, जीवन का अधिकार है। और उनकी प्रतिष्ठा हमारे संविधान में लिखा गया है, बताया गया है कि सबकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाले, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित कराने वाले, हमारे राष्ट्र अखंड राष्ट्र है, किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि हमारे राष्ट्र पे उसको खंडित करे। तो हमारे राष्ट्र अखंडता सुनिश्चित कराने वाले दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 2006 विक्रमी। अब चलते हैं कि ये जो हमें कोष्ठ में एक लिखा रहता है मिति मार्गशीर्ष 2006 विक्रमी, एक्चुअली ये होता क्या है 2006 विक्रमी, जबकि यहाँ लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो चलिए, ये जो मिति मार्गशीर्ष 2006 विक्रमी है, इसको हम बोलते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत एक कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है। जब विक्रम संवत जो विक्रम, ये देखिए विक्रम संवत, दो तरह के कैलेंडर होते हैं, विक्रम संवत एंड शक संवत। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य शक संवत में 57 बीसी बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह से जन्म से पहले 57 बीसी में उन्होंने प्रजा की इतनी सारे कर्ज हो गए थे, उस कर्ज को खुद चुकाकर और इस नया कैलेंडर की शुरुआत किया था इस समय 57 बीसी में। तब ये हिंदू कैलेंडर में उसको माना गया। और 57 बीसी आप देखिए 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 और 57 बीसी है, ध्यान रखिएगा ये बीसी है, मतलब ईसा मसीह पूर्व। तो ईसा मसीह पूर्व मतलब उसमें हम ऐड करेंगे 57, तो 6 and 4 0 0 2 2006 आ रहा है। तो ये 2006। अब इसमें आता है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी। सो शुक्ल और एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, ये चांद के हिसाब से होता है, चांद की एक अमावस्या और पूर्णिमा। तो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के बीच में, जैसे न्यू मून से फुल मून तक आने के लिए उसमें होता है शुक्ल पक्ष 14 दिन का, और फिर पूर्णिमा के बाद में फिर अमावस्या तक जाने के लिए 14 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। तो विक्रम संवत में एक शुरुआत जो होती है वो 22 मार्च, साल की 22 मार्च में दिन और रात बराबर होते हैं। तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसी दिन से शुरुआत होती है नया साल। तो नया साल शुरुआत होगी। आज सपोज करिए कि विक्रम संवत में अगर जाते हैं तो 2022 में 2022, सो 57 बीसी ऐड करेंगे तो 9 and 2079 होगा। तो ये हमारा विक्रम संवत। लेकिन अब इस कैलेंडर को चेंज कर दिया गया है, अभी शक संवत को हम इस्तेमाल करते हैं हिंदू कैलेंडर में, शकशालीन उसको बोलते हैं। तो शकशालीन में, शक संवत में हमारा 57 बीसी था इसमें विक्रम संवत में, और शक संवत में क्या होता है 78 एडी। ये शक शासक कौन थे हमारे, कनिष्क।
तो जब कनिष्क ने अपने विक्रमादित्य का उपाधि लिया तो उसने एक नया कैलेंडर जारी किया। वो सेम विक्रम संवत की तरह 22 मार्च के साल के 22 मार्च को कैलेंडर जारी किया, और उसमें क्योंकि दिन और रात बराबर होते हैं तो 22 मार्च के बाद से शक संवत बनाया। शक संवत में 78 एडी हो जाता है। तो सपोज करिए कि इस साल 2022 में 22 मार्च 2022, अब यहाँ है एडी, ध्यान रखिएगा एडी। तो एडी में क्या करेंगे, 78 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एडी मतलब ईसा मसीह के बाद नया साल शुरू हुई है, तो इसमें 78 माइनस करेंगे हम। तो अगर हम 78 माइनस करेंगे तो 12, 8, 4 और 11, 4, 1944, तो ये हमारा शक संवत, शकशालीन शक संवत, शक संवत 1944, और विक्रम संवत 2079, समझ गए। 2079 ये विक्रम संवत हुआ, और शक संवत 1944। तो अभी कैलेंडर में शक संवत चलता है। तो मिति मार्ग, अब हम आते हैं कि मिति मार्ग से शुक्ल एतत् द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत करते हैं, मतलब इसको एक पार्ट बनाते हैं हमारे देश के संविधान का, अधिनियमित उसको रेगुलाइज करते हैं, एक रूल किया जाता है अधिनियमित, और आत्मार्पित मतलब उसको जिंदा किया जा रहा है संविधान को। तो इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को तैयार तो हो गया, लेकिन इसको लागू करने में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और उसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। वो इसलिए मनाते हैं कि पहले से ही हमारा 26 जनवरी से, एक्चुअली 26 जनवरी से हम स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे। कब? 1930 से, नेहरू जी के समय से। 26 नवंबर 1929 को उसने अंतिम जनवरी के सबसे अंतिम रविवार को उन्होंने बोला था कि हम अपने स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, जो 26 दिसंबर 1930 से स्वाधीनता दिवस बन रहा था, और हर एक साल स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। तो जब 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बन के तैयार हुआ, तो उस समय ये हो गया कि जब पहले से ही स्वाधीनता, हम अपने देश को स्वाधीनता कर दिए गए थे, कब से? 26 जनवरी 2030 से। तो उसमें बोला गया कि इसको 26 नवंबर 49 को 1-2 महीना और बढ़ा के, और 26 जनवरी को एक साथ मिला दिया जाएगा। इसलिए इसमें 26 जनवरी 1950 को संविधान का हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो फर्क कुछ नहीं है, 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे, फंडामेंटल राइट पे, मूल अधिकार पर लेके आएंगे। तो वीडियो को आप और लोगों को आप चाहें तो आप फॉरवर्ड करिए, और मैं चाहता हूं कि बहुत से बहुत लोग देखें इसको और समझें, और हो सके तो इसको याद करें। जय हिंद।